स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ब्लड टेस्ट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी करवाया ही होगा या कम से कम नाम तो सुना ही होगा। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब ESR। ये टेस्ट ना दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, पर सवाल ये है कि ये असल में हमें बताता क्या है। और आज के ज़माने में जहाँ इतने सारे नए एडवांस टेस्ट आ गए हैं, इसकी क्या जगह है? क्या ये अभी भी उतना ही ज़रूरी है? देखिए, हमारे पास ना इस टॉपिक पर एक मेडिकल टेक्स्ट का हिस्सा है, एक सोर्स है जो ESR के पीछे की जो साइंस है और क्लिनिकली इसके क्या मायने हैं वो समझाता है। तो हमारा इरादा बस यही है कि इस जानकारी को थोड़ा कुरेद कर देखें, समझें कि ये टेस्ट काम कैसे करता है और क्यों ये एक बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला नंबर हमारे शरीर की अंदरूनी कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह रहा है ना। लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट्स, उनके नीचे बैठने, सेडिमेंट होने की रफ्तार यानी रेट। पर मेरा सवाल ये है कि ये कोशिकाएं सामान्य रूप से नीचे क्यों नहीं बैठती, या इतनी धीरे क्यों बैठती हैं? हमारा टेक्स्ट कहता है कि इसका राज उनके नेगेटिव चार्ज में है। ये क्या चीज है? बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो हर एक लाल रक्त कोशिका है यानी RBC, उसकी सतह पर, सरफेस पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और हम सब जानते हैं, फिजिक्स का बेसिक नियम है कि समान चार्ज, लाइक चार्जेस, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमारे खून में जो लाखों करोड़ों कोशिकाएं तैर रही हैं, वो इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखती हैं, चिपकती नहीं है आसानी से। ये उनकी नॉर्मल स्टेट है। अच्छा, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट हों जिनके सेम पोल्स एक दूसरे की तरफ हों और वो एक दूसरे को बस धकेलते रहें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये पूरी कहानी बदल जाती है जब शरीर में कहीं भी सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन होती है। अब सूजन तो किसी भी वजह से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो, चोट लगी हो या कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो। जब भी ऐसा होता है तो हमारा लिवर जो है वो कुछ खास किस्म के प्रोटीन ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है। इन्हें हम अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स कहते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन? जी हाँ। ये नाम सुना है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी तो होता है ना? जी हाँ, वही। तो ये फाइब्रिनोजन और कुछ और प्रोटीन खून में बढ़ जाते हैं और ये जाकर RBCs की सतह पर, सरफेस पर चिपकने लगते हैं। अब होता क्या है कि ये प्रोटीन या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर वो RBC के नेगेटिव चार्ज को एक तरह से ढक लेते हैं, उसे बेअसर, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वो जो एक दूसरे को दूर धकेलने वाली ताकत थी ना, वो कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो ये प्रोटीन एक तरह से RBCs के बीच का जो वो पर्सनल स्पेस था उसे खत्म कर देते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो RBCs अब एक दूसरे के करीब आ सकती हैं और चिपकना शुरू कर देती हैं। वो एक दूसरे पर ऐसे जम जाती हैं जैसे किसी ने सिक्के एक के ऊपर एक रख दिए हों। इस खास स्ट्रक्चर को रूलो फॉर्मेशन कहते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रोल या सिक्कों का ढेर। रूलो फॉर्मेशन। अब सोचिए, हमने खून का सैंपल लिया और उसे एक पतली सीधी कांच की ट्यूब, पिपेट जिसे कहते हैं, उसमें भर दिया। अब जो RBCs अकेली अकेली तैर रही हैं, वो तो अपने वजन की वजह से धीरे धीरे नीचे बैठेंगी, ग्रेविटी के कारण। लेकिन ये जो रूलो बन गए हैं, सिक्कों के ढेर जैसे, ये कोशिकाओं के गुच्छे हैं। ये ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा सघन, डेंसर है अकेली कोशिका के मुकाबले। और फिजिक्स का सीधा सा नियम है कि भारी और सघन चीजें ग्रेविटी के असर से तेजी से नीचे गिरती हैं। हाँ, ये तो है। तो ये जो चिपकी हुई RBCs की लड़ियां हैं, गुच्छे, ये सामान्य अकेली RBCs की तुलना में ज्यादा तेजी से उस ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगी। बिल्कुल सही। और ESR टेस्ट बस यही मापता है कि 1 घंटे के तय समय में RBCs ट्यूब के ऊपरी लेवल से, जो प्लाज्मा का लेवल होता है, उससे कितने मिलीमीटर नीचे बैठ गईं। सेडिमेंटेशन की स्पीड। इसलिए शरीर में सूजन जितनी ज्यादा होगी, फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन उतने ज्यादा बनेंगे, RBCs उतनी ज्यादा चिपकेंगी, रूलो उतने बड़े बनेंगे और वो उतनी ही तेजी से नीचे बैठेंगी, जिसका मतलब है ESR उतना ही ज्यादा आएगा। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे शरीर की एक जटिल सी दिखने वाली प्रक्रिया जैसे सूजन, वो खून की कोशिकाओं के इतने सीधे साधे फिजिकल बर्ताव को बदल सकती है। ये तो एक तरह से शरीर का इंडिकेटर हो गया जो बता रहा है कि भाई अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, अगर ये सूजन का संकेत है
तो ये किन किन स्थितियों में बढ़ावा मिल सकता है? क्योंकि सूजन तो जैसा आपने कहा कई वजहों से हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और यही ईएसआर की सबसे बड़ी खूबी भी है और कह सकते हैं खामी भी। ये बहुत सेंसिटिव है, मतलब सूजन होने पर अक्सर बढ़ जाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ये नहीं बताता कि सूजन क्यों है। हमारा जो सोर्स टेक्स्ट है उसमें उन कंडीशंस की एक लंबी लिस्ट दी गई है जहां ईएसआर बढ़ा हुआ मिल सकता है। इनको हम कुछ ग्रुप्स में बांटकर देख सकते हैं आसानी के लिए। सबसे पहले जाहिर है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस यानी सूजन संबंधी स्थितियां। इनमें कई ऑटो इम्यून बीमारियां आती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस यानी एसएलई है, और ख़ास तौर पर जायंट सेल आर्थराइटिस, जिसे टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं, या पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका। इन स्थितियों में ईएसआर अक्सर बहुत ही ज़्यादा होता है, कभी कभी तो 100 mm/h से भी ऊपर चला जाता है, और इन बीमारियों की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अच्छा, तो ये ऑटो इम्यून बीमारियां जहां शरीर अपनी ही कोशिकाओं पे हमला करता है, वहां ईएसआर एक अहम मार्कर, ये तो समझ आया। और इन्फेक्शंस, संक्रमण का क्या? हाँ, दूसरा बड़ा ग्रुप है संक्रमण यानी इन्फेक्शंस, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया हो, या फिर कुछ क्रोनिक वायरल इन्फेक्शंस हो। ये सब शरीर में सूजन पैदा करते हैं और ईएसआर को बढ़ा देते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में भी ये बढ़ता है, हालांकि सीआरपी जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे वो शायद ज्यादा तेजी से बढ़ता है एक्यूट केस में। तीसरा ग्रुप है कैंसर, मैलिग्नेंसी। कई तरह के कैंसर में ईएसआर बढ़ा हुआ मिल सकता है, खासकर जब कैंसर फैल चुका हो, मेटास्टेसिस हो गया हो, या फिर ब्लड कैंसर जैसे मल्टीपल मायलोमा में। मल्टीपल मायलोमा में तो खास तौर पे क्योंकि उसमें कुछ असामान्य प्रोटीन, पैराप्रोटीन बनते हैं खून में, जो आरबीसीज के चिपकने को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। बाप रे। संक्रमण और कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों में भी ये बढ़ सकता है। ये लिस्ट तो मतलब काफी चिंताजनक होती जा रही है। हाँ, और भी कंडीशंस हैं, जैसे अनीमिया यानी खून की कमी। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि खून की कमी में ईएसआर क्यों बढ़ेगा। टेक्स्ट में इसका कारण ये बताया गया है कि जब खून में आरबीसीज की संख्या कम होती है तो प्लाज्मा में मौजूद जो चिपकाने वाले प्रोटीन हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन, उनका अनुपात आरबीसीज की तुलना में बढ़ जाता है। यानी कम कोशिकाओं पर चिपकने के लिए ज्यादा प्रोटीन उपलब्ध है, तो वो ज्यादा आसानी से चिपकती हैं और ज्यादा तेजी से नीचे बैठती हैं। इसको ऐसे समझें कि कम भीड़ में लोगों का ग्रुप बनाना शायद ज्यादा आसान होता है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा लगा था मुझे भी, पर लॉजिक समझ में आ रहा है अब। कम कोशिकाएं मतलब प्रोटीन का रिलेटिव असर ज्यादा। गुर्दे की बीमारियां, रीनल डिजीज, खासकर एंड स्टेज रीनल डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें किडनी से प्रोटीन लीक होता है, वो भी बढ़े हुए ईएसआर से जुड़ी हुई है। और हाँ, एक सामान्य फिजियोलॉजिकल कंडीशन है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। उसमें भी खून में प्रोटीन और लिपिड्स के लेवल में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से ईएसआर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। थायराइड की कुछ प्रॉब्लम्स में भी ऐसा हो सकता है। अरे बाप रे, मतलब एनीमिया से लेके कैंसर तक, इन्फेक्शन से लेके प्रेगनेंसी तक, इतनी सारी अलग अलग वजहें ईएसआर को बढ़ा सकती हैं। ये तो वाकई एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हुआ। लेकिन क्या इसका उल्टा भी होता है? क्या ऐसी भी स्थितियां हैं जहां ईएसआर उम्मीद से कम मिले या सामान्य से भी कम? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमारा टेक्स्ट हाईलाइट करता है। कुछ स्थितियों में ईएसआर असामान्य रूप से कम, लोअर देन एक्सपेक्टेड मिल सकता है, और ये जानकारी भी डायग्नोसिस में काफी मददगार हो सकती है। सबसे जाना माना उदाहरण है सिकल सेल अनीमिया। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आरबीसीज का आकार नॉर्मल गोल डिस्क जैसा न होकर हंसिए या दरांती, सिकल जैसा हो जाता है। अब ये जो अजीब आकार की कोशिकाएं हैं, ये ठीक से एक दूसरे पर चिपक कर वो रूलो फॉर्मेशन नहीं बना पाती, इसलिए भले ही मरीज को कोई इन्फेक्शन हो या सूजन हो, ईएसआर ज्यादा नहीं बढ़ता या कम ही रहता है। अच्छा, मतलब कोशिका का बिगड़ा हुआ आकार ही उसे तेजी से नीचे बैठने से रोक रहा है। बिल्कुल। एक और कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया। इसमें खून में आरबीसीज की संख्या नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है, खून गाढ़ा हो जाता है। यहाँ मामला एनीमिया से ठीक उल्टा है। इतनी सारी कोशिकाएं हैं कि वो जो चिपकाने वाले प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजेन वगैरह, वो मानो पतले पड़ जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी प्रति कोशिका कम प्रोटीन उपलब्ध होता है। साथ ही इतनी भीड़ होती है कोशिकाओं की कि उनको नीचे बैठने में भी फिजिकली रुकावट आती है,
तो नतीजा ESR कम रहता है। तो खून ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो भी ईएसआर कम, और सिकल सेल में आकार बिगड़ जाए तो भी कम। और कोई खास स्थिति? बदलाव या खून का डाइल्यूशन। इसी तरह माइक्रोसाइटोसिस यानी जब RBCs का आकार नॉर्मल से छोटा होता है, जैसे कुछ तरह के एनीमिया में, तब भी ESR कम हो सकता है। और एक कंडीशन है हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें खून में फाइब्रिनोजेन का लेवल बहुत कम होता है। अब अगर चिपकाने वाला मुख्य प्रोटीन ही कम है तो RBCs कैसे चिपकेंगी? तो ESR कम रहेगा। कुछ खास तरह की प्रोटीन की असामान्यताओं में, जैसे ए गामा ग्लोब्यूलिनीमिया में भी ESR कम हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कम ईएसआर हमेशा ये नहीं बताता कि सब ठीक है, बल्कि वो भी किसी खास बीमारी की तरफ इशारा कर सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया। ये पूरी तस्वीर तो ईएसआर को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। ये बढ़ता भी इतने कारणों से है और कम भी कुछ खास वजहों से होता है। इसी गड़बड़ी का, खासकर सूजन का, एक बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताता कि गड़बड़ी कहाँ है और क्यों है। ये एक अलार्म की तरह है जो बज तो रहा है, पर ये नहीं बता रहा है कि आग किचन में लगी है, बेडरूम में लगी है या कहीं और। इसीलिए शायद डॉक्टर सिर्फ ईएसआर के भरोसे नहीं रहते होंगे। आपने पहले सीआरपी का जिक्र किया था, टेक्स्ट में भी इसका जिक्र है। क्या ये ज्यादा भरोसेमंद है? बिल्कुल। टेक्स्ट इस बात पर जोर देता है कि ESR की इसी नॉन स्पेसिफिक नेचर की वजह से इसे अक्सर सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP के साथ करवाया जाता है। CRP भी लिवर ही बनाता है। सूजन के जवाब में ये भी एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, लेकिन CRP को ESR के तुलना में कुछ मामलों में ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अच्छा, किस तरह से ज्यादा उपयोगी? क्या फर्क है दोनों में? एक तो ये कि CRP का लेवल सूजन शुरू होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब कुछ घंटों में पीक कर सकता है, और जैसे ही सूजन कम होने लगती है ये तेजी से घटता भी है। जबकि ESR को बदलने में ज्यादा टाइम लगता है, दिन लग सकते हैं बढ़ने या घटने में। तो अगर किसी अक्यूट कंडीशन को ट्रैक करना है, उसकी प्रोग्रेस देखनी है, तो CRP शायद बेहतर इंडिकेटर है। ओके, तो सीआरपी ज्यादा तेज है। और दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि CRP कुछ खास तरह के सूजन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए शायद ESR से थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। हालांकि मैं फिर कहूंगी ये भी पूरी तरह स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा, ESR खून में RBCs की संख्या, उनके आकार और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा भी कई और चीजों से प्रभावित हो सकता है, जैसे उम्र, जेंडर, जबकि CRP इन फैक्टर से उतना प्रभावित नहीं होता। तो सीआरपी ज्यादा तेज है और शायद थोड़ा ज्यादा फोकस्ड सिग्नल देता है सूजन का। हाँ, कुछ ऐसा कह सकती हैं। इसलिए जब डॉक्टर ESR और CRP दोनों को साथ में देखते हैं तो उन्हें एक बेहतर अंदाजा लग पाता है कि शरीर में आखिर चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए दोनों ही बहुत ज्यादा हैं, तो ये शायद किसी गंभीर इन्फेक्शन या बहुत तीव्र सूजन का संकेत हो सकता है। अगर सिर्फ ESR बड़ा है और CRP नॉर्मल के करीब है, तो शायद कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो या फिर ESR बढ़ने का कोई और कारण हो, जैसे अनीमिया या मल्टीपल माइलोमा। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, व्याख्याएं हैं, ये पक्का डायग्नोसिस नहीं है। सबसे जरूरी बात जो हमारा टेक्स्ट भी रेखांकित करता है और जिसे हमें गांठ बांध लेना चाहिए, ESR हो या CRP, कोई भी अकेला टेस्ट किसी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं कर सकता। ये सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हें हमेशा मरीज के लक्षणों, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और जरूरत पड़ने पर दूसरे लैब टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए, तभी सही तस्वीर सामने आती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने ESR को काफी करीब से समझा। हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, कैसे RBCs का वो नॉर्मल नेगेटिव चार्ज उन्हें अलग रखता है, और कैसे सूजन वाले प्रोटीन्स, खासकर फाइब्रिनोजन, उस चार्ज को कम करके उन्हें चिपकाते हैं, जिससे वो रूलो बनाते हैं और तेजी से नीचे बैठते हैं, और इसी रफ्तार को हम ESR कहते हैं। हमने ये भी जाना कि ये रफ्तार क्यों बढ़ सकती है, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून बीमारियां, कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम, अनीमिया, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी जैसी नॉर्मल स्थिति में भी। और ये कम क्यों हो सकती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में RBCs के अजीब आकार के कारण, या पॉलीसाइथीमिया में कोशिकाओं की बहुत ज्यादा संख्या के कारण, या फिर फाइब्रिनोजन की कमी से। और सबसे महत्वपूर्ण सबक जो मुझे लगता है ये है कि ESR सूजन का एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। ये खतरे की घंटी तो बजा सकता है, पर ये नहीं बताता कि खतरा क्या है और कहाँ है।
इसकी असली कीमत तब पता चलती है जब इसे CRP जैसे दूसरे टेस्ट्स और मरीज की पूरी क्लिनिकल पिक्चर के साथ जोड़कर देखा जाए। खासकर किसी बीमारी की एक्टिविटी को लंबे समय तक मॉनिटर करने में ये काफी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ESR इतना नॉन स्पेसिफिक है तो क्या अलग अलग बीमारियों में इसके घटने बढ़ने के कुछ खास पैटर्न हो सकते हैं? मतलब क्या समय के साथ ESR के बदलाव की जो रफ्तार है या उसका CRP के साथ जो रिश्ता बदलता है, क्या वो हमें किसी बीमारी के बारे में कुछ खास बता सकता है? कुछ ऐसा जो शायद एक सिंगल रीडिंग ना बता पाए। इस पुराने और सीधे साधे दिखने वाले टेस्ट की वैल्यू शायद इसके डायनेमिक्स को, इसके उतार चढ़ाव को समझने में छुपी हो, ना कि सिर्फ एक नंबर में। इस पर सोचने से शायद हमें इसकी आज के दौर में जो प्रासंगिकता है उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।